पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कंट्री को अपने कर्ज के जाल में दबाने वाला चाइना अब खुद इकोनॉमी क्राइसिस की चपेट में आता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो चाइना के 31 स्टेट्स में करीबन 782 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है, जिसके बाद चाइना की इकोनॉमी में कई छेद होते हुए दिख रहे हैं। और जहां एक तरफ चाइना दूसरे देशों को कर्ज दे देकर पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है और लोन देने के मामले में IMF से कंपटीशन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और कोविड लॉकडाउन के चलते भी चाइना की इकोनॉमी पे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था और चाइना की फाइनेंशियल कंडीशन अब किसी से भी छिपी हुई नहीं है। और चाइना इस चीज को चाहे लाख छुपा ले, पर चाइना की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट और एजुकेशन सेक्टर में भी काफी भारी गिरावट देखी गई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा की तरह हाई है। एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए 3 से लेकर 5% तक की इन्फ्लेशन रेट काफी सही मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि सभी चीज अंडर कंट्रोल है। और चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव चली गई है। इसका मतलब यह है कि देश में डिफ्लेशन आ चुका है और डिफ्लेशन किसी भी कंट्री के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि पिछले 40 सालों से अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा चुका चाइना में आखिर हो क्या रहा है और वहां की गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्यों चाइना में रिसेशन आ रहा है, और साथ ही बात करेंगे चाइना की डाउनफॉल का भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। चाइना इस समय बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी इकोनॉमी का नेगेटिव ग्रोथ होना। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी चाइना में पूरी तरीके से रिसेशन छा जाएगा। और अगर एक बार चाइना रिसेशन के अंदर चले गया तो उसको कई दशक लग जाएंगे उस रिसेशन से बाहर निकलने। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना से स्टार्ट हुआ कोविड वायरस का इम्पैक्ट अब तक चाइना की इकोनॉमी के लिए एक सबक बना हुआ है। वहीं पिछले साल 2022 में कोविड से छुटकारा पाने के लिए लगाई गई रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन और रियल एस्टेट में रिसेशन के कारण पिछले साल चाइना केवल 3% से ही बढ़ा था, जो पिछले 40 साल में सबसे कम ग्रोथ रेट है। चाइनीज गवर्नमेंट की जीरो कोविड पॉलिसी ने पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ के रख दी है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और कंजम्पशन पर ब्रेक लगा दिया था। और इस सब का नतीजा हम सबके सामने है। कोविड के टाइम पर चाइना में डिफ्लेशन यानी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस नीचे जाते हुए दिखे थे और कॉमोडिटी का प्राइस तो इवन 0 तक हो गया था। और इसके लगभग 2.5 साल बाद 2023 में भी चाइना की इन्फ्लेशन -0.3% देखी गई है। अब कोविड का जो दौर था वो हमें समझ में आता है कि कोविड की वजह से सब चीजों में गिरावट आई थी। सब कुछ GDP से लेके हर एक चीज में गिरावट देखी गई थी। वहां पर जो डिमांड थी वो नीचे गिर रही थी क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। तो उस समय चलो ये समझ में आता है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, इसकी वजह से प्राइस नीचे जा रहा है। नॉर्मल सिचुएशन में भी चीजों के प्राइस नीचे जाते हुए क्यों दिख रहे हैं। और किसी भी कंट्री के लिए डिफ्लेशन सबसे भयानक सिचुएशन होती है। चाइना इस समय एक बहुत ही रेयर पीरियड से गुजर रहा है। कोविड के बाद चाइना में अचानक से एक उछाल आती हुई देखी थी, पर जो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाई और वापस से अब आपको चाइना की इकोनॉमी में सारी चीजें नीचे आती हुई दिखेंगी। और इसी का कारण है कि चाइना में रियल एस्टेट में बिल्कुल रिसेशन आ रहा है। रियल एस्टेट की हालत बिल्कुल पस्त हो चुकी है। करीबन चाइना में 9 करोड़ घर बन के तैयार है, पर उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है, जिसके कारण चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी चाइना एवरग्रांडे और उसके साथ 21 और डेवलपर्स ने पिछले साल अपना लोन बैंक को नहीं चुकाया है। और इसके बाद कोविड के बाद चाइना में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसकी ग्लोबली डिमांड कम होती जा रही है। मतलब अब बाकी कंट्रीज चाइनीज प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं कर रही है और जिसके कारण चाइना की ग्लोबली डिमांड कम हो चुकी है और चाइना पहले जितना एक्सपोर्ट अब नहीं कर रहा है। और यही एक रीजन है कि जिस तरीके से कोविड के बाद बाकी देशों में रिकवरी देखने को मिली है, चाइना में उस तरीके की रिकवरी देखने को नहीं मिली, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली डाउन गई है। दुनिया भर में आप देख सकते हो और इवन इन इंडिया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कोविड के बाद ठीक ठाक तरीके से रिकवर होती जा रही है और इंडिया को अभी आप वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन में भी देख सकते हो। पर चाइना में इस समय सिचुएशन एकदम उल्टी तरफ है। चाइना की हर चीज डाउनवर्ड में जा रही है और इसकी वजह से चाइना का जो रिटेलर है उसको सबसे ज्यादा हिट हुआ है। दरअसल हुआ क्या था कि चाइनीज रिटेलर्स ने कोविड के टाइम पे काफी सारा स्टॉक जमा करके रख लिया था। उनको ये लगा था कि जब एक बार कोविड खत्म होगा तो मार्केट में डिमांड फिर से ज्यादा बढ़ेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और डिमांड ना बढ़ने के कारण चाइना की जो रिटेलर्स है उनको अपना माल कम रेटों पर लगातार बेचना पड़ा। और ये तो रही रिटेल सेक्टर की बात। और अगर हम बात करें कार्स के बारे में तो चाइना में टेस्ला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंपटीशन दे दिया। टेस्ला जब चाइना की मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस काफी गिरा दिए थे, जिसकी वजह से बाकी कंपनीज को भी अपनी कार के प्राइसेस गिराने पड़े। और ये तो सिर्फ हमने अभी रिटेल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात की है। सेम सिचुएशन काफी सारे डिफरेंट इंडस्ट्री में भी चाइना में देखने को मिली है। तो सबसे पहले चाइना में लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा। सेकंड पॉइंट, जो ग्लोबली ट्रस्ट था चाइना के ऊपर वो कम हुआ है। थर्ड, की हर चीजों के प्राइसेस घटाने पड़े क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी। और इन सभी सिचुएशन की वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है वो बद से बदतर सिचुएशन में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर 2018 से जारी है उसकी वजह से भी काफी तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रेड वॉर जारी है और नुकसान भी दोनों तरफ जारी है, पर ये दोनों इकोनॉमीज
आपस में इतनी डिपेंडेंट है कि इन दोनों का ट्रेड बंद करना काफी मुश्किल है। लेकिन ये दोनों देशों के इनपुट और एक्सपोर्ट एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट है कि अब इनका रिलेशन जो है वो तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ट्रेड वॉर के बावजूद भी 2020 में अमेरिका और चाइना के बीच करीबन 560 अरब डॉलर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ था, जो 2019 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इस ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका का जो इंपोर्ट है चाइना से, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है और ये भी एक मेजर कारण है चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन होने का। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी इतना बड़ा ट्रेड होता है तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन को तोड़ना नामुमकिन है। किसी भी देश में अगर इंडिविजुअल सामान का रेट गिर रहा है तो चलो समझ में आता है, पर अचानक से सभी चीजों के प्राइसेस गिरने लग गए हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी पर बहुत बड़ा खतरा है। इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सभी चीजों का प्राइसेस अगर नीचे जा रहा है तो उससे इकोनॉमी को किस तरीके से खतरा है और ऐसा हो क्यों रहा है। चाइना की जो पब्लिक है उनकी परचेजिंग पावर दिन पर दिन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो ज्यादा मार्केट में स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर लोग मार्केट में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे तो जो सेलर्स है, जो रिटेलर्स है, उनको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे ताकि उनका सामान बिके। और जब ये सारी चीजें बड़े लेवल पे होती है कि सभी चीजों के प्राइसेस घटने लग जाते हैं क्योंकि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से इकोनॉमी डिफ्लेशन की ओर बढ़ती चली जाती है। तो सेम सिचुएशन अभी चाइना में देखने को मिल रही है। पर इन सब के बीच अभी ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इन सब में चाइना की गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है। एज यूजुअल आप सबको पता ही है, वो इन सब चीजों को नकार देते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारी इकोनॉमी में सब बढ़िया चल रहा है और नंबर छुपाने में तो एक्सपर्ट है ही। और वहाँ की जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने बोला कि हमारी इकोनॉमी में सब बढ़िया चल रहा है और कोई रिस्क ही नहीं है। अगर कोई रिस्क नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो इकोनॉमी -0.3% से आगे क्यों बढ़ रही है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है कि वो इस साल अपनी कंज्यूमर इन्फ्लेशन को 3% पर सेट करेंगे। और अब देखना यह है कि ये होगा कैसे। और 3% में पॉजिटिव 3% इन्फ्लेशन ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो चाइना की इकोनॉमी है वो माइनस में चल रही है। किसी भी देश में अगर डिफ्लेशन आता है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है ताकि जो देश की इकोनॉमी है उसकी जीडीपी को वापस पर ट्रैक पर ला सके। पर चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इतना सारा पैसा खर्च कर रखा है और उसके बाद भी अभी कंट्री का ये सब हाल हो रहा है। बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट पहले से ही स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है, इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी वहाँ के हालात सुधर नहीं पा रहे। और अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा खर्च किया तो वहाँ के सेंट्रल बैंक को ये डर है कि कंट्री के ऊपर कोई ज्यादा लोन ना चल जाए। मान लीजिए अगर भारत की सरकार अगर ज्यादा पैसा खर्च करती है तो उससे कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला कंट्री पे लोन बढ़ेगा और सेकंड रिस्क ये रहता है कि ये श्योरिटी नहीं होती कि ज्यादा पैसा खर्च करके भी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। और सेम सिचुएशन अभी चाइना में है, उनकी गवर्नमेंट ने पहले से ही पैसा खर्च कर रखा है बट उनकी इकोनॉमी अभी माइनस में ग्रोथ हो रही है। आई डोंट नो ग्रोथ कह सकते हैं या फिर रिसेशन ही है ऑलमोस्ट। और एक चाइना की गवर्नमेंट के लिए जो एक बिल्कुल रेड अलर्ट बन रहा है वो ये है कि अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट कोविड के बाद चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जिस तरीके से चाइना का रवैया बाकी कंट्रीज के साथ रहता है उसकी वजह से भी उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे काफ़ी इफेक्ट आया है। तो इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना जो पैसा है वो चाइना से वापसी बाहर निकाल रहे हैं। और अब इस सिचुएशन में चाइना की जो अथॉरिटीज है वो क्या कर रही है कि वो लोगों पे प्रेशर कर रही है कि इस डाउनफॉल के बारे में वो टीवी पर डिबेट्स ना करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें, ताकि उनकी जो रिसेशन चल रहा है इसका पता दुनिया को ना चले। पर अब पूरे वर्ल्ड को चाइना की स्ट्रेटजीज पता है कि चाइना क्या चीज़ें करता है और क्या चीज़ें नहीं करता। और अब ऑलमोस्ट चाइना का टाइम जो है फिनिश होने वाला है। लेकिन चाइना का जो क्राइसिस है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा अवसर बन सकता है, क्योंकि ग्लोबली हर कंट्री अपना चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना चाहती है और उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा जहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सके। और इस मूवमेंट पर अगर इंडिया ने खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब रिप्रेजेंट किया ग्लोबली तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया में जॉब्स ज़्यादा होंगी, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और अल्टीमेटली इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों को एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है, इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा और क्या इस वजह से इंडिया आने वाले टाइम में एक डेवलप्ड नेशन बन पाएगा? अपने आंसर्स कमेंट्स में मेंशन करके बताइए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।